नमस्कार। 5 राज्यों के चुनाव को लेके जिस तरह के माहौल दिखाई दे रहा है पूरे देश में, उसमें थोड़ी-सी कमी आई है पैलेस्टाइन और इजरायल युद्ध के चलते। जिस तरह से इजरायल की तरफ से हमास को खात्मे की तैयारी चल रही है, हमास के खिलाफ जिस तरह का ऑफेंसिव अटैक दिखाई दे रहा है, उसके चलते इस समय पूरे देश में एक अलग ही तरीके का वातावरण देखने को मिल रहा है। और इस वातावरण में जो 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, 5 राज्यों में जो कैंपेनिंग चल रही है, 5 राज्यों में प्रत्याशियों के चयन के लेके दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में जिस तरह का घमासान देखने को मिल रहा है, वह मीडिया में हेडलाइन उतना नहीं बन पा रहा है जितना कि बनना चाहिए। मेरा मानना है कि रूस और यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल और हमास और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध हो, ये ग्लोबली तो महत्वपूर्ण है और उसका असर भारत की भी अर्थव्यवस्था पर, उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर, उनकी इंटरनेशनल जो उनकी स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, उनकी जो पॉलिसीज है, उस पर पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन जो जहाँ तक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का सवाल है, जहाँ तक डोमेस्टिक इश्यूज का सवाल है, इन 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं देश की राजनीति पर। और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं और अलग अलग राज्यों से जिस तरह की जानकारी निकल के आ रही है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन ज़्यादातर राज्यों में मुख्य जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। एक मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश की भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में मिलाने के बाद ही बनी थी। तो इसलिए कहा जा सकता है कि इन तीनों राज्यों में 18 में जब चुनाव हुआ था, तब इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और इन तीनों राज्यों की जनता ने बीजेपी को चुनाव में शिकस्त दी थी, उनको खारिज किया था। लेकिन मध्य प्रदेश में किसी तरह से जोड़ तोड़ के दम पर विधायकों का डिफेक्शन करा के कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने में एक बार फिर कामयाब हो गई थी। और शायद यही कारण है कि इस बार सर्वाधिक चुनौती अगर बीजेपी को कहीं मिल रही है तो वह मध्य प्रदेश में मिल रही है। और माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी की स्थिति ज़्यादा बेहतर है। जहाँ तक रही राजस्थान की बात, तो राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बराबर का टक्कर है और छत्तीसगढ़ में भी माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा बेहतर है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। अब परिणाम चाहे जो आए, लेकिन जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि इन 5 राज्यों के चुनाव एक तरह से सेमीफाइनल है देश में लोकसभा चुनाव के पहले। और इन 5 राज्यों में अगर लोकसभा के सदस्यों की संख्या देखी जाए तो टोटल लोकसभा सदस्यों की संख्या से 83 मेंबर पार्लियामेंट इन 5 राज्यों से चुन के आते हैं। और 2018 में भले ही कांग्रेस पार्टी को इन राज्यों में कामयाबी मिली थी, इन 3 राज्यों में, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ ठीक 1 साल बाद, तो इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई थी। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि 2018 में इन तीनों राज्यों की जनता ने जहां एक तरफ कांग्रेस में अपनी आस्था व्यक्त की, अपना भरोसा कायम रखा, वहीं जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में एक बार फिर अपनी उम्मीद जताई, अपना आस्था जताई। जो आंकड़े अवेलेबल हैं उसके आधार पर कह सकते हैं कि इन तीनों राज्यों में इसलिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का पॉलिटिकल सर्वाइवल दांव पर है क्योंकि इन तीनों राज्यों में कई तरह का टेस्ट होने हैं। या अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं के साख दांव पर है।
सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी जो लीडरशिप है, उनकी जो पॉलिटिकल स्टेचर है, वो दांव पर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिलती है तो इन चारों नेताओं की लीडरशिप एक बार फिर पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर स्टेब्लिश होगी। और अगर कांग्रेस पार्टी इन राज्यों में बेहतर परफॉर्मेंस करती है तो उसका नतीजा ये होगा कि इन आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव के लिए टिकटों का बंटवारा होगा इंडिया गठबंधन में, तो उस समय इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी अपना दबदबा कायम रख सकती है, अपना लायन शेयर मांग सकती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टनर्स से। तो इसलिए इन तीन राज्यों में कम से कम कांग्रेस पार्टी को जीतना जरूरी है अगर वे 2024 के चुनाव में नेशनल लेवल पर इंडिया गठबंधन में अपनी लीडरशिप बनाए रखना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए भी इन तीन राज्यों का जो चुनाव है, इनके जो परिणाम है, उनके आने वाले फ्यूचर को, राजनीतिक कद को तय करेंगे। इन ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और किसी भी क्षेत्रीय नेता को आगे नहीं किया गया है। यहां तक कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनको भी चेहरा नहीं बनाया है बीजेपी ने। और बीजेपी की कोशिश है कि मुख्यमंत्रियों का चयन चुनाव परिणाम आने के बाद होगा और जो बेहतर सर्वसम्मति से चुना जाएगा उसी को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी जाएगी। तो अगर चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो एक बार फिर नरेंद्र मोदी निर्विवाद नेता स्थापित होंगे बीजेपी के अंदर और देश के अंदर, और इसका लाभ 2024 के चुनाव में बीजेपी को भी मिलेगा और नरेंद्र मोदी को भी मिलेगा। लेकिन अगर इन राज्यों में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिलती है तो ये सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर सवालिया निशान उठेगा, बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर सवालिया निशान उठेगा। और इसको लेके जब 2024 में लीडरशिप के बारे में फैसला होगा पार्टी के अंदर और संघ परिवार के अंदर, तो उसमें नरेंद्र मोदी के लीडरशिप पर भी मुहर लगाने के पहले संगठन और संघ परिवार 10 बार सोचेगा। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जिताऊ साबित नहीं होते हैं तो इसका सीधा असर पड़ेगा उनके 2024 के पॉलिटिकल लीडरशिप के क्लेम पर, उनके पॉलिटिकल इमेज पर, चुनाव जिताऊ छवि पर। तो इसलिए जहां एक तरफ गांधी परिवार के लिए इन राज्यों के चुनाव परिणाम उनके पॉलिटिकल फ्यूचर, उनके पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन को तय करेंगे, उसी तरह से नरेंद्र मोदी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब देखना है कि इन राज्यों की जनता नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ज्यादा भरोसा करती है और बीजेपी को चुनाव में अपना जनादेश देती है, या कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार और मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर भरोसा करती है और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापस कराती है। और जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है उसमें सत्ता तक पहुंचाती है। इसके अलावा भी कई और ऐसे मुद्दे हैं जो कि इन राज्यों के चुनाव परिणामों से तय होंगे। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि एक बार फिर भारतीय राजनीति का इंदिराकरण हो गया है। जिस तरह से इंदिरा गांधी जी के जमाने में सेंट्रल लीडरशिप राज्यों की लीडरशिप पर हावी हुआ करती थी और राज्यों में धीरे धीरे जो क्षेत्रीय नेता थे उनको खत्म किया गया और पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स होने लगी थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, और इंदिरा जी ने पूरी तरह से राज्यों में क्षेत्रीय नेताओं को खत्म करके सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। उसी तरह से पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी में भी इंदिराकरण दिखाई दे रहा है भारतीय राजनीति का। अटल बिहारी वाजपेयी के समय, अटल आडवाणी जी के समय जिस तरह की राजनीति बीजेपी में देखने को मिलती थी, जिस तरह से राजनीति का विकेंद्रीकरण, अधिकारों का विकेंद्रीकरण संगठन स्तर पर दिखाई देता था, जब नरेंद्र मोदी जी केंद्रीय नेतृत्व में आए तो वो धीरे धीरे खत्म होता गया।
भारतीय राजनीति के इंदिराकरण वाली नक्शे कदम पर चल के कांग्रेस को शिकस्त देना चाहती है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि मुझे लगता है कि 2024 के पहले इन राज्यों के चुनाव परिणाम भारतीय राजनीति को एक नया दिशा देंगे और गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और ग्लोबली भले ही रूस और यूक्रेन का युद्ध या इजराइल हमास और पैलेस्टाइन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका असर, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, भारत में भी हो रही है, लेकिन पॉलिटिकली इन 5 राज्यों के चुनाव भी उतने ही सिग्निफिकेंट हैं और इसलिए इन 5 राज्यों के चुनावों के बारे में भी उतनी प्रमुखता से चर्चा की जानी चाहिए, उनका विश्लेषण की जाना चाहिए, उनमें जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उनका भली भांति से गहराई से उनका परीक्षण किया जाना चाहिए और इन राज्यों के चुनाव परिणाम, चुनावी ट्रेंड को के मद्देनजर 2024 के चुनाव के बारे में अपना अपना आकलन पेश किया जाना चाहिए। धन्यवाद।